मित्र देखो, खेती, अगर खेती में धनाढ्य बनना है, कोई भी किसान हो देश का, जो कर्ज में डूबा है, जिसके घर के हालात खराब हैं, जिसके खर्चे नहीं चल रहे हैं, तो इस भौतिकवादी युग में खर्चे तो खैर हैं। तो हम अपने खर्चों की पूर्ति के लिए क्या करें, 3-4 विषय पर चर्चा करूंगा। नंबर 1, मोटा मोटा कि आज की तारीख में किसान चाहे जो फसल बोए, एवरेज बता रहा हूँ, चाहे अनाज करे, चाहे तिलहन करे, चाहे सब्जी करे, चाहे फल करे, उसका खर्चा जो उपज हुई, मान लो 1 लाख की बिकी, 1.5 लाख की बिकी, 50,000 की बिकी, तो उसका मोटा मोटा ये कि 70% तो खर्चा हो गया। अब 1 लाख की फसल हुई और 70% खर्च हो गया। काय में खर्च हुआ बता रहा हूँ, जुताई में, क्योंकि एक किसी किसान के पास ट्रैक्टर तो है नहीं, जिसके पास है उसका भी तो ट्रैक्टर का लोन पड़ा है। कोई बात, पहले सुनना, ट्रैक्टर किराए का है, 5 एकड़ ज़मीन है, 4 बार जुताई हुई, 1 एकड़ की ज़मीन की जुताई का खर्चा जो है 2,500 हज़ार हो गया, 12,500 तो गए, पहले ही गए। फिर बीज का खर्चा, फिर उर्वरक का खर्चा, फिर खरपतवार नाशी का खर्चा, फिर फफूंदनाशी का खर्चा, फिर कई बार कीट का खर्चा, फिर लेबर है नहीं गांव में तो कटाई का खर्चा, मिर्च की तुड़ाई का खर्चा, फिर मंडी ले जाने का टैक्स, और फिर क्या हुआ मंडी में किसान जब पहुंचता है तो मंडी में बोली जाती है, इर्च मिर्च टमाटर की, बैंगन की, मूली की, गाजर की, कद्दुआ की। तो कोई भी फसल कस्टमर को पता चला 40 रुपए किलो भिंडी मिल रही है, हमको अगर मैं किसी दुकानदार से भिंडी खरीदता हूँ तो 40 रुपए किलो। एक किसान मेरा सब्जी का उत्पादक था, हमने कहा क्यों आज भिंडी कितना ले गए थे? बोले बाबूजी 10 कुंटल ले गए थे। हमने कहा क्या रेट लगी? बोले 8 रुपया किलो में खरीदी गई। अभी सेव का एक किसान हिमाचल का आया था, तो हम तो सेव 100 रुपये किलो खरीद रहे हैं। हमने कहा सेव तुम्हारा क्या हिसाब बिका? बोले साहब 40 रुपये किलो बिका। हिमाचल से लाद के 40 रुपये 35 रुपये में सेव बेचा, हमको 100 रुपये में मिल रहा है। तो सुनना, खेती में ये जो 70% जो लागत है, इसमें मुझे ये अध्ययन करना कितना बच सकता है, कितना, क्या क्या चीजें बचाई जा सकती हैं। जुताई बचाई जा सकती है, फर्टिलाइजर बचाए जा सकते हैं, पेस्टिसाइड बचाए जा सकते हैं। कैसे बचेंगे? जुताई कैसे बचेंगे? सुनना, ये खर्चे बचेंगे जब आपकी जमीन धरती माँ को जैसा होना चाहिए वैसी हो जाएगी। जैसे अंदर पूजा ने बताया कि धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जंगल की मिट्टी में, जंगल में एक चिड़िया जामुन का बीज बो देती है। गड्ढा खोदा क्या किसी ने? जामुन का जमीन पर गिरा, जामुन का बीज जम गया, खूब जड़ों का विकास हुआ, खूब पेड़ का विकास हुआ, मीठे मीठे जामुन, खूब ढेर सारे जामुन आते हैं। अब आंधी तूफान में वो पेड़ गिरता नहीं है। किसान ने लगाया जब, तो गड्ढा खोदा, खाद दिया, गोबर की खाद दिया, यूरिया DAP डाला, हड्डी का चूरा डाला। जामुन के फल उतने नहीं आते, उतने मीठे भी नहीं होते हैं, और 10 साल 12 साल का पेड़ हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ और तेज आंधी आई तो गिर गया। जमीन जहां जिंदा है, समझना बात को, मां अगर जिंदा है, धरती मां जिंदा कब मानेंगे? जब उसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पूरी हैं, यानी कि जैविक गुण पूरे हैं। पूरे का मतलब क्या होता है? वहाँ सांप है, बिच्छी है, चूहा है, चींटी है, चीटा है, दीमक है, केंचुआ है और सूक्ष्म जीव है। इसका मतलब माँ जिंदा है। यहाँ की मिट्टी पल्वराइज रहती है, मुलायम रहती है, कठोर नहीं होती है।
कार्बन बहुत होता है, क्योंकि पूरा जंगल का मटेरियल वहीं गिरता है, वहीं सड़ता है, वहीं पकता है, तो खूब कार्बन होता है। तो सुनना, जंगलों में 2%, 3%, 2.5%, 1.5% तक कार्बन होता है सॉइल में, मिट्टी में। तुम्हारे यहाँ मिट्टी में कार्बन कितना है? 0.3, मतलब 1 होना चाहिए, कितना है? 0.3। जिस जमीन में 0.3% कार्बन बचा है, वो जमीन की लागत आप नहीं घटा सकते। ना तो यूरिया डीएपी बंद कर सकते हैं, उस ज़मीन में बीमारियां लगेंगी, बीमारियां आएंगी और बीमारियां कभी जाएंगी नहीं। उस ज़मीन में निमेटोड्स आएगा, वो ज़मीन में जितने जो फसल बोते जो बीमारियां लग रही हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि फसल की बीमारी को ख़त्म कर दे। और इसीलिए सब्जी में, फलों में मैंने देखा है कि किसान 2000 की भिंडी बेचता है, 800 की दवाई लेता है, 3500 का बैंगन बेचता है, 1500 की दवाई लाता है। मतलब हर बाजार को जाता है बेचने, और उसके बदले में आधी कीमत की दवाई और फिर मशीन से छिड़कता है। सब्जी वाले, फल वाले किसानों को ये मानिए कि सब्जी में एवरेज 50,000 रुपये एकड़ का खर्चा आ रहा है पेस्टिसाइड का, और आप चना, मटर, मसूर, गेहूँ, अलसी, पिसिया, गन्ना बोते, उसमें भी कम से कम जो है ना 5-6-7 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आ रहा है। ये 5-6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हम कैसे बचें? जो 3-4 हज़ार रुपये का आप फर्टिलाइजर डालते वो कैसे बचाएं? जो जुताई 4 जुताई करा रहे, वो जुताई 1 कैसे करूं? जो 6 पानी लगा रहे थे, वो 1 पानी में फसल कैसे हो जाए? तब बचेगा। कब कैसे होगा ये सब? आपको मैं याद दिला दूं, आज के ठीक 50 साल पहले पूरे देश में कहीं ट्यूबवेल नहीं था, कहीं बोरिंग नहीं था, कहीं समर नहीं था। क्या खेती नहीं हो रही थी? हो रही थी, बरानी खेती हो रही थी। यानी कि बरसात बीती, अक्टूबर आया, किसान ने खेत जोता, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी बो दिया, जौ। पलेवा की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ज़मीन में उस समय 0.6% कार्बन था, जो आज आधा रह गया कार्बन। 0.6% कार्बन था, तो ज़मीन में पलेवा नहीं करनी पड़ी, मसूर को, चने को, मटर को, किसी को एक सिंचाई नहीं करनी पड़ी, कोई बीमारी नहीं लगी, और फसल निकल गई, साफ साफ निकल गई। ज़मीन में जब कार्बन की मात्रा 0.3 हो गई, तो ज़मीन में पानी को रोकने की सामर्थ्य घट गई। 17 सितंबर को अंतिम बारिश हुई, 15 अक्टूबर जब बुआई का समय आया तो देखा ज़मीन में नमी नहीं है। क्यों? ज़मीन में कार्बन होता तो नमी बढ़ती। कार्बन बढ़ाना, इसलिए मैं कहता हूँ कार्बन बढ़ाओ, ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाओ। कार्बन का मतलब है जितना भी मल मूत्र, अपना पशुओं का कूड़ा करकट, घूरे की राख, फसलों का अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, जो कुछ मिले सब खेत में डालो। खेत में डालो, लेकिन खेत से बहने ना पाए, इसलिए खेत की मेड़ बनाओ। और खेत की मेड़ों पर परमानेंट कुछ अच्छे अच्छे पेड़ लगाओ, क्योंकि कुछ पत्तियां तो पतझड़ से गिरेंगी, वो भी कार्बन बढ़ाएंगी। कुछ आपकी फसलों को हरे भरे पेड़ प्रोटेक्शन देंगे, आपको छाया देंगे, आपको खेत जाने में अच्छा लगेगा, बैठने में अच्छा लगेगा। तो लागत घटाए बिना तो फायदा नहीं होगा, लागत घटाना। दूसरा उपाय क्या है? वैल्यू एडिशन करना। अब देखिए, आप एक किसान गेहूं काटा, उसमें मट्टी भी है, कंकड़ भी है, गिठुरी भी है, छोटे दाने भी हैं, और मंडी ले गया। उसने कहा बहुत कचड़ा है भाई साहब, देखो रेट बेशक चल रहा हो 2250 का, लेकिन हम आपको 2100 से ज़्यादा नहीं देंगे। सुनना, 100 कुंटल गेहूं ले गया किसान, 150 रुपये कुंटल का भाव गिर गया, क्योंकि कचड़ा है। 15,000 का नुकसान हो गया। इस 15,000 के नुकसान को बचाओ, उसको हम जब 4 महीना इतना मेहनत किए हैं, तो ज़रा 2 दिन
पंखा लगा दो, छन्ना लगा दो, सफाई कर लो, फिर मंडी ले जाते तो क्या हुआ, 100 कुंटल में 50 किलो छानस निकलती। 100 कुंटल में 50 किलो, 80 किलो, 70 किलो कचरा निकलता। लेकिन रेट कितना बढ़ता, 150 रुपये कुंटल। अभी आप 15,000 रुपये हार गए। अगला, हमको उपभोक्ता से जुड़ना है, शहरी उपभोक्ता से संबंध बनाने में क्या है, आज शहर का आदमी दलिया खरीद रहा है। दलिया क्या रेट है मालूम है आपको? दलिया का रेट 50 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये, अलग अलग ब्रांड की दलिया है। 60-70 रुपये किलो है गेहूँ। 1 किलो गेहूँ से 1 किलो दलिया बनना है। गेहूँ था 22 रुपये किलो, दलिया है 60 रुपये किलो। हम कहते हैं हमारा अगर 35 रुपये किलो भी दलिया कोई ले ले, फायदा है। एक दिन हमने जावा के दलिया खरीदा था, ठीक है ना, सुन लो, 80 रुपये किलो में। कुल मिला के हमको वैल्यू एडिशन पर जाना है और कंज्यूमर से अपने रिश्ते बनाने हैं। साथ साथ ये गेहूं और चना की खेती जो है ना, धान गेहूं के और चना मटर की खेती से बाहर निकलना है। ये भी खेती करो, लेकिन जब हम गेहूं की, धान की, चने की केवल खेती करते हैं तो इसको कहा जाता है फसल उत्पादन। ये खेती नहीं कहलाती। पहले सुनना, खेती का मतलब है खेती बाड़ी। जब तक एक किसान 5 एकड़ जमीन में आसपास मेड़ों पर पेड़ नहीं लगाता, पेड़ कौन कौन से लगने चाहिए? मैंने अंदर बोला कि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमको क्या करना है? हमको ऐसे पेड़ लगाना है जिससे सब जीवों का भला हो। जैसे आपने अगर अमरूद का बगीचा लगाया, कोई चिड़िया आएगी, आप खाने देंगे उसको? नहीं खाने देंगे। आम को खाने देंगे? नहीं खाने देंगे। तो सुनो, तो हमारे खेत में अगर 2-3 जगह पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, गूलर का पेड़ है तो चिड़िया के लिए फल है। वो ये पेड़ भगवान ने पक्षियों के लिए ही बनाए हैं। कोशिश ये करनी है मेरे खेत में पक्षी हों। पक्षी से दुश्मनी मत करिए। दाने दाने पर लिखा, चिड़िया हो सकता है कि कुछ फल खाए, कुछ दाना खाए, लेकिन दाना फल कब खाती है? जब आपके खेत को, आपकी फसल को कीड़ों से बचाती है। जब वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट कराती है ना आपको, तब 500 रुपये का खाना खाती है। लेकिन जब वो प्रॉफिट करा रही होती है तो मेरे आंखों में पट्टी बंधी होती है, दिखता नहीं है। और जब वो खाने लगती है बाजरे की फली, दाना, जुंडी का, तो दिखने लगता है। फिर मैं गुलेल लेके पहुंच जाता हूँ, पटाखे लगाता हूँ, ड्रम बजाता हूँ, चिड़ियाँ उड़ाता हूँ। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो लागत घटाने के लिए जमीन की फर्टिलिटी को सुधारना है। और फर्टिलिटी, खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए 2 ही काम करने हैं बस, मुख्य रूप से। जितना कचरा मिल जाए वो कचरा खेत को लौटाओ। आग मत लगाओ, बेचो नहीं, फेंको नहीं। खेत के द्वारा पैदा की गई किसी भी उपज को मेरे खाने के बाद अपने मल को, पशुओं के खाने बाद पशुओं के गोबर को, फसलों के अवशेष को बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है। इस पर धरती माता का अधिकार है। धरती माता को लौटाइए। एक काम। दूसरा काम, ये कचरा जो डाला है ये हजम कर ले धरती माता, इसलिए वहां जीवों को, जीवाणुओं को जीवामृत डालिए। जब वहाँ पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, जीवाणु उसको खाएंगे तो जीवांश बनाएंगे। तो जब कार्बन ज़्यादा होगा तो पानी रोकने की सामर्थ्य बढ़ेगी, वो मुलायम हो जाएगी, पैर धंसने लगेगा, जुताई आसान हो जाएगी, उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कार्बन और जीवामृत डालने से जो अंदर पूजा ने बताया कि उसके जैविक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब सुधर जाएंगे। 2 काम करने, केवल क्या, कार्बन डालना है और जीवाणु डालने हैं।
अभी किसान क्या कर रहा है, अच्छे बीज पर भरोसा है, अच्छे उर्वरकों पर भरोसा है, पेस्टिसाइड पर भरोसा है, धरती माता पर भरोसा नहीं है। धरती माता पर भरोसा करना है, ठीक है ना। और जो धान गेहूं का देश में प्रचलन है, देखिए धान गेहूं कितने खतरनाक हैं। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, कहते हैं सचांद साहब अगर धान गेहूं नहीं होगा तो आदमी भूखों मर जाएगा। हमने कैसे मर जाएगा, बोले अरे गेहूं की रोटी तो खाते हैं सब लोग। हमने कहा किसने कहा, बरसात में ज्वार बाजरा बो। गेहूं के बजाय अगर बरसात में देश का किसान ज्वार बाजरा बोने लगे, ज्वार बाजरा खाना लगे, तो जानते हो कितना लाभ होगा। देखिए आप, गेहूं की फसल धरती का पानी लूट रही है, गेहूं की फसल यूरिया डीएपी बहुत मांग रही है, गेहूं की रोटी आपको बीमार कर रही है, गेहूं का भूसा पशु को बीमार कर रहा है। अब अगला सुनना, ज्वार बाजरा की खेती पानी नहीं मांग रही क्योंकि बरसात में हो रहा है। ज्वार बाजरा की खेती नाइट्रोजन नहीं मांग रही क्योंकि एटमॉस्फेयर से हर पानी में नाइट्रोजन गिर रही है। ज्वार बाजरा की रोटी खा करके कोई बीमार नहीं हो सकता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, सुपाच्य बढ़िया सा पेट साफ होगा। ज्वार बाजरा की कड़वी खा करके पशु अच्छा दूध देंगे। तो हमने कहा ज्वार बाजरा की खेती करो, लागत भी कम, रोटी भी सुपाच्य, मोटा अनाज, मोटा खाना पीना, पहलवान शरीर, निरोगी शरीर, गैया भी दूध देगी, भैंसिया भी दूध देगी और हम भी अच्छे रहेंगे। तो धान और गेहूं की खेती का रकबा तो हमें घटाना पड़ेगा। जैसे आज की प्रचलन में जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, लोग चना मटर मसूर को छोड़ करके गेहूं पर आते जा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पानी भरता है वहाँ धान ठीक है, लेकिन अभी तो लोग ट्यूबवेल से खेती कर रहे हैं धान की, समर चलाए हैं, पानी उलीच रहे हैं। ऐसे समझो भूगर्भ जल हमारा कितना नीचे जा रहा है। भूगर्भ जल लेवल वर्ष दर वर्ष नीचे जा रहा है। बच्चों को पीने का पानी कहाँ से मिलेगा। अभी भी बुंदेलखंड के 40% इलाकों में गर्मियों में टैंकर चलाने पड़ते हैं। पानी की क्राइसिस हो जाती कि नहीं। फरवरी तक पानी खूब था, पिसिया बोई थी, खूब दबादब ट्यूबवेल चल रहे थे, पंप सेट चल रहे थे। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया, गांव में पानी नहीं है, क्योंकि सब पानी तो तुमने गेहूं में बर्बाद कर दिया। मित्र, ये सिलसिला चलता रहा तो आगे बहुत दिक्कत है। तो अगर अपनी खुशहाली चाहिए, आपको फिर से चाहिए कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, तो सुनिए खेती का फार्मूला क्या है। फसलें नहीं बोनी, फसल नहीं बोनी, फसलें बोनी है। कई प्रकार की फसलें खरीफ में, कई प्रकार की फसलें रबी में। दूसरा, किसान को बाजार जाना ही नहीं है तो सब्जी भी बोनी है। कुछ सब्जी बोएगा तो खेत जाएगा, धान बोने के बाद तो खेत नहीं जाओगे आप। लेकिन अगर आपने 2 बिस्वा में सब्जी बोई है तो खेत जाओगे। अगर खेत की मेड़ पर आंवला है, खेत की मेड़ पर अमरूद है, अनार है, किन्नू है, कुछ भी बाग बगीचा लगाए तो खेत जाओगे, खेत पे बैठोगे। जो किसान अपने खेत के पास रहेगा, खेत में जाएगा, बैठेगा, वहीं रहेगा, वो किसान धनाढ्य बन जाएगा। क्योंकि खाली तो बैठोगे नहीं। जब आपको लगेगा खेत तो आते ही हैं, चलो 10 पेड़ इसके लगा लें, थोड़ा सा सब्जी बो लें, थोड़ा सा पपीता लगा लें, 2 ठो गैयाँ पाल लें, 4 ठो छिरियाँ बकरियाँ पाल लें, आमदनी का जरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अभी हम क्या कर रहे हैं, धान बोआए, 5-6 बार गए हैं। अब धान का जब पड़ोसी कोई कह देगा कि तुम्हारे धान में तो यार लगता है काटने लायक आ गया है, तब आप हार्वेस्टर लेके पहुँचे, हार्वेस्टर लेके धान को कटवाया, धान मंडी में बेचा और खेत में माचिस, गेहूं काटाया हार्वेस्टर से और माचिस। ये जब माचिस लगाते हैं तो ध्यान रखना, ये माचिस से किसको जला रहे हैं, फसलों के अवशेष को जला रहे हैं
या धरती माता को जला रहे हैं या खुद की किस्मत को आग लगा रहे हैं। किसी भी पदार्थ में आग लगाने का मतलब हम खुद की किस्मत को आग लगा रहे हैं। आप मित्र कभी भी ध्यान रखना, कीड़ा की भी भगवान के पास चलिए। भगवान का मतलब क्या है? भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ जीना सीख लो। भगवान ने जितनी भगवान की व्यवस्था में जितने भी कीट पतंगे खरपतवार ये सब है ना, वो सब भगवान को पालना है, धरती माँ को सबको पालना है। परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है धरती की, देख धरती तुझे किसी को भूखे नहीं मरने देना है, इसलिए वो सबके लिए फसल बोती है, सबका इंतजाम करती है। लेकिन हम इंसान क्या सोचता है, ये धरती पर एकाधिकार हमारा है, ये न चींटी रहे, न सांप रहे, न बिच्छू रहे, न नेवला रहे, न चूहा रहे, न गाय रहे, न नीलगाय रहे, न सुअर रहे, न बंदर रहे, ये सब को मार डालो। अभी शहरों में तुमने देखा कुत्तों का आतंक, पूना में, बम्बई में, दिल्ली में मुख्यमंत्रियों ने कहा भाई कुत्ते काट ले रहे हैं, बच्चों को छेड़ते हैं, वो ऐसा नोच डालते हैं, तो इनको कुत्तों को पकड़ो, शेल्टर होम में ले चलो। कुत्ते पकड़े जा रहे हैं। अब समझना कितने पूरे देश में कितने कुत्तों को मार डालोगे। और कुत्ते क्यों नोच रहे हैं किसी को? कुत्ते क्यों नोच रहे हैं? समझना बात को। कुत्ता मांसाहारी है या ये रोटी खाएगा या मांस खाएगा? कुत्ता घास तो नहीं खाएगा। जहाँ पर शहरों में कुत्ते हैं, अब रोटी कोई कुत्ते को दे नहीं रहा। क्या रोटी अपाएं लाने नहीं बन रही तो कुत्तन को लाने को बनाए? तो एक रोटी भी कोई कुत्ते के लिए नहीं निकालना चाहता। और उस कॉलोनी में, उस शहर में चूहा बिल्ली खरगोश है नहीं, कुत्ता शिकार कर ले, क्या करेगा कुत्ता? जैसे अभी आप गाय को देख रहे हैं, गाय किसी जमाने में आपके घर में पली थी, बंधी थी, दूध दे रही थी, बछड़े पैदा कर रही थी, बैल बनते थे, खेती होती थी। अब बैल से खेती करनी नहीं, गाय का दूध पीना नहीं, गाय का दूध कोई अच्छी कीमत पर खरीदना नहीं चाहता, तो किसान गाय क्यों पालेगा? तो क्या हुआ, गाय सबने छोड़ दिया। तो जितना कुत्ता आतंक मचाए शहरों में, उतने ही सांड आतंक मचाए। अब कोई कहे सांडों को मारो, सांडों को शेल्टर होम में ले चलो। भाई दिमाग खराब हो गया इंसान का। ये खोपड़ी कैसी हो गई, ये दिमाग कैसा हो गया? मित्र ध्यान रखिएगा, जितने भी जीव हैं उन सबको पालना चाहिए। पालेगा कौन? हम पालेंगे, आप पालेंगे, हमारी समझ पालेगी। ये जो सांड आतंक मचाए हैं, एक जमाने में यही सांड बैल होता था, आपकी खेती जोतता था। तो अभी मैंने कहा 12,500 रुपये तो आपने ट्रैक्टर की जुताई का दे दिया भाड़ा। अब 10 साल से आप 12,500 ये तो एक फसल का जुड़ा रहा हूँ, 2 फसलों का जोड़ लेंगे तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 रुपये साल में जुताई के बर्बाद करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 2 बैल पालना अच्छा नहीं लगता। खेती कहाँ जाएगी? वर्तमान जो खेती का तौर तरीका कहाँ जाएगा? एक तो सरकारी नीतियों की जो स्थितियां हैं वो अपनी चाल चल रहे हैं, आप भी अपनी चाल चल रहे हो। खेती को कोई समझने को तैयार नहीं है कि खेती का मतलब है ज़मीन फर्टाइल हो, पानी खूब बरसे, पानी खेत में रुके, जंगल खूब हो, जीव खूब हो ना। जीव मार दो, जंगल काट लो, पानी बहा दो, ज़मीन को लूट लो। भगवान की जिस व्यवस्था में मैं जी रहा हूँ उसी को लूट रहा हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। तो मैंने कहा खेती में धनाढ्य बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के 7-8 साल पहले कहा था हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। उसके पीछे का संदेश क्या था कि हर एजेंसी को, हर किसान को इस पर सोचना है कि आय 2 गुना कैसे होगी। तो 2 चीज़ें करनी है। एक तो मुझे लागत घटानी है, दूसरा हमें प्राकृतिक संसाधनों की वैल्यू बढ़ानी है। जैसे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ गई,
जंगल ज़्यादा हो गए, बायोडाइवर्सिटी जिंदा हो गई, बरसात का पानी बच गया, तो हमारी सिंचाई का खर्चा कम हुआ, फर्टिलाइज़र का खर्चा कम हुआ, पेस्टिसाइड का खर्चा कम हुआ, लागत घट गई कि नहीं? लागत घट गई तो आमदनी दोगुनी हो गई। अब हमारी पूरी एजेंसियां, हम किसान हाथ पे हाथ रख के बैठे कि यार आए अभी दोगुनी नहीं। और सवाल भी कई लोग हम पढ़ते हैं, टीवी में डिबेट होती है कि क्यों विपक्षी लोग क्या कहते हैं, कहाँ हुई किसान की आय दोगुनी, बताइए। किसान भी कई बार पूछता है कि हमारी आय दोगुना नहीं कर पाए मोदी जी। अब मोदी जी बेचारे आय दोगुना करने के लिए हमको भी तो कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे, सब कुछ हम ही तो करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने एक आह्वान किया, अब हम धरती माता को खराब नहीं होने देंगे। उद्देश्य क्या है? यूरिया डीएपी को कम करो, पेस्टिसाइड को कम करो, जमीन में कार्बन बढ़ाओ, जमीन में जीवामृत डालो, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाओ, खेत की मेड़ें बनाओ। ये सब जब हम करेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, कई प्रकार की फसलें बोएंगे, पशु पालेंगे, पेड़ लगाएंगे तो पशुओं से दूध आएगा, पशुओं से मांस आएगा, पेड़ों से आमदनी होगी, कुछ फल बिकेंगे, कुछ सब्जियां बिकेंगी, तो आमदनी बढ़ेगी। किसी भी व्यक्ति को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उसको खुद प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते लकड़ियाँ खेलते चलते रहे आय दोगुना हो जाएगी, कभी नहीं होगी। इंतज़ार करते 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 हम मर जाएंगे, और हम मर के चले जाएंगे, बच्चों को दे जाएंगे अपनी बंजर ज़मीन, ऐसी ज़मीन कि अब वो अगर बोरिंग भी कराना चाहे तो 500 फुट पर पानी नहीं है, तो क्या करेगा? तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता हम ही को करनी है। ठीक है, नमस्कार।